एक कमरे के ससुराल में एक बहू की 5 सास। सुजाता एक पंडित से बात करते हुए उससे कहती है, अब पंडित जी देखो, मेरे बेटे के लिए अच्छी और सुंदर लड़की ही ढूंढना, और संस्कारी तो बिल्कुल होनी चाहिए, ताकि वो हमारे घर की परेशानियों को और घर को समझ कर चले। अरे बहना, रिश्ता और लड़की तो मैं ढूंढ दूंगा, लेकिन एक बात बताओ, तुम्हारे घर में केवल एक ही कमरा है। इस कमरे में अब तुम्हारी बहू रहेगी या फिर तुम दोनों मियाँ बीबी? अरे पंडित जी, आप रिश्ते की बात आगे बढ़ाओ, मैं एक कमरा और बनवा दूंगी। सुजाता के ऐसा कहने पर पंडित रिश्ता ढूंढने के लिए हाँ कर देता है, जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और सुजाता अपने घर के काम करने लगती है। तभी वहां मुकेश आता है और सुजाता को देखकर अजीब सा मुंह बना लेता है और अपने मुंह में बड़बड़ाते हुए कहता है, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई इस काली कलूटी से शादी करके। पता नहीं क्या सोचकर मेरी माँ ने मेरी शादी इस कल्लू मैया से करवा दी। ये सब सुजाता सुन लेती है, जिसके चलते सुजाता को बहुत बुरा लगता है। लेकिन तभी उसका बेटा उसके पास आकर कहता है, माँ, आप पिताजी की बातों को ज्यादा सीरियस मत लेना, उनका तो ये हमेशा का ही है। तुम तो उनकी आदत को जानती ही हो। चलो आओ, कुछ नाश्ता बनाकर खिला दो, मुझे ऑफिस भी जाना है। अरविंद के कहने पर सुजाता उसे नाश्ता बनाकर दे देती है, जिसके बाद अरविंद नाश्ता करके अपने ऑफिस निकल जाता है। ऐसे ही सुजाता अपने पति की ये बदसलूकी बर्दाश्त करती रहती है और कभी अपने पति से कोई शिकायत नहीं करती। वहीं कुछ ही दिनों बाद पंडित उसके बेटे अरविंद के लिए एक बहुत सुंदर और सुशील लड़की का रिश्ता ले आता है, जो रंग रूप से भी सुंदर और गोरी होती है और संस्कारी भी होती है। लड़की देखने के बाद सुजाता रिश्ते की बात को पक्की कर देती है। चलो, अच्छी बात है कि मेरे आने वाली बहू बहुत सुंदर और गोरी है। कम से कम मेरे बेटे को अपनी पत्नी तो पसंद आएगी, वरना मेरा पति तो आज तक मुझसे प्यार कर ही नहीं पाया। सुजाता के पति ने कभी उससे प्यार ही नहीं किया था। वो तो सिर्फ अपने माता पिता को पोता देने के लिए सुजाता से रिश्ता रख पाया। वहीं हर रोज मुकेश टहलने के लिए अपने घर के पास वाले एक पार्क में जाया करता था, जहां वो सुंदर सुंदर वॉक करने वाली लेडीज को देखा करता था और इसी से वो अपने दिल को थोड़ी तसल्ली दे दिया करता था। एक दिन पार्क में कई सारी सुंदर औरतें वॉक करते हुए जा रही होती हैं। काश मेरी पत्नी भी इतनी सुंदर और गोरी होती, लेकिन मेरी बदकिस्मती जो मेरी पत्नी इतनी काली कलूटी है। मन तो करता है इसको छोड़कर कहीं दूर भाग जाऊं, लेकिन क्या करूं, अब मेरा बेटा भी तो है। मुकेश का बेटा अरविंद उसकी मजबूरी थी, जिसके चलते वो कभी भी सुजाता को छोड़ नहीं पाया था। वहीं अब अरविंद की शादी बहुत सुंदर लड़की से हो जाती है, जिसका नाम पंक्ति होता है। पंक्ति शादी के बाद एक कमरे के ससुराल में एडजस्ट हो ही नहीं पाती, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करती है। जब से मेरी शादी हुई है, तब से अरविंद जी मेरे करीब तक नहीं आए, लेकिन कोई बात नहीं, माँ जी ने कहा था कि वो बहुत जल्द मेरा कमरा बनवा देंगी, तब तक मुझे थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए। पंक्ति सुजाता को बहुत समझाती थी और सुजाता भी पंक्ति को बहुत समझती थी। दोनों सास बहू एक दूसरे के साथ अच्छे से रह रही होती हैं कि एक दिन अचानक से मुकेश को इस पार्क में 4 औरतें जाकर घेर लेती हैं। वो बहुत सुंदर और गोरी होती हैं। हेलो हैंडसम, कितने सुंदर लग रहे हो, यहाँ पार्क में अकेले बैठे हो, कोई साथ नहीं आया तुम्हारे? इतने खूबसूरत नौजवान आदमी को देखते ही मेरा दिल तो फिसल गया। तुम क्या करते हो? रोजाना मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम इस पार्क में आकर बैठे रहते हो। क्या करूं, घर पर बीवी की शक्ल देखने का मन नहीं करता तो पार्क में आकर बैठ जाता हूं। लेकिन तुम चारों मुझसे ये सब क्यों पूछ रही हो? क्योंकि तुम पर हमारा दिल आ गया है। बोलो, अब हम लोग क्या करें? तुम कहो तो पूरी उम्र तुम्हारे साथ तुम्हारा हाथ पकड़ कर चले, और अगर तुम कहो तो हम चारों यहां से चले जाते हैं। अरे नहीं नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पहली बार जिंदगी में थोड़ा सा सुकून मिला है। तुम चारों बहुत सुंदर हो। काश तुम्हारी तरह सुंदर मेरी पत्नी होती, लेकिन अफसोस मेरी शादी ही इतनी काली लड़की से हुई थी कि मुझे अब पूरी जिंदगी समझौता करते चलना पड़ रहा है। अरे मेरी जान, तुम्हें समझौता करने की क्या जरूरत है? देखो, हम चारों तुम्हारे लिए ही तो बनी है। हम चारों तुमसे बराबर का प्यार करती हैं। एक काम करो, तुम हमसे शादी कर लो। मुकेश ये सुनते ही हैरानी से कहता है, क्या कहा तुमने कि मैं तुम चारों से शादी कर लूं? यानी कि एक के साथ 3 मुफ्त? एक मेरी काली पत्नी जिनकी शक्ल मैं देखना भी नहीं चाहता,
और एक तुम चारों, जिन्हें जितनी बार देखो उतना कम है ऐसा लगता है। क्या सच में तुम चारों मुझसे शादी करना चाहती हो, वो भी इस उम्र में? वो चारों मुकेश को हाँ कर देती हैं, जिसके चलते मुकेश के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। मुकेश अपनी जवानी को दोबारा से जीने के लिए उन चारों से शादी कर लेता है और शादी करके उन्हें अपने एक कमरे में ले आता है, जहां उसकी बहू और उसकी काली पत्नी उसे देखकर हैरान ही हो जाती हैं। अजी, ये सब क्या है? ये चारों औरतें कौन है? और आप एक शादीशुदा होने के बाद भी 4 औरतों के साथ इस तरह चिपक के पड़े हो? बाबूजी, क्या आप हमें समझाएंगे ये सब क्या हो रहा है? इन चारों से मैं बहुत प्यार करता हूं और ये चारों मेरी पत्नी है। आज ही मैंने इन चारों से शादी की है। आज से ये चारों मेरे साथ इस कमरे में रहेंगी और तुम दोनों सास बहू बाहर निकल जाओ, और आज से तुम दोनों सास बहू इस कमरे से बाहर सोगी। मुकेश का अचानक से व्यवहार ही बदल जाता है। वो ना तो अपनी बहू की सुनता और ना ही अपने बेटे की। दूसरी तरफ उसे अपनी पत्नी तो पहले से ही पसंद नहीं थी। अब वो अपने कमरे में अपनी चारों पत्नियों के साथ खुशी से रह रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ उसकी वो चारों पत्नियां बहुत ज्यादा खर्चीली और अमीरों वाले शौक रखने वाली थी। इसी के चलते मुकेश के दिन प्रतिदिन बहुत पैसे खर्चे हो रहे थे। एक दिन वो चारों मुकेश से कहती हैं, आज हमें शॉपिंग करवा दो, बहुत समय हो गया है, कुछ अच्छा सा नहीं खरीदा। हाँ, मुझे एक प्यारी सी ड्रेस भी चाहिए, एक पार्टी में जाना है मुझे। देखो, फिलहाल मेरे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए हैं और तुमने 2 दिन पहले ही तो इतना कुछ खरीदा था और फिर से तुम्हें शॉपिंग करनी है। देखो, इतना पैसा खर्च करना ठीक नहीं है। मुकेश के मना करने पर उन चारों का मुंह बन जाता है, जिसके बाद वो चारों एक साथ मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। मुकेश उन्हें मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो चारों मुकेश की एक नहीं सुनती। वहीं अब वह चारों घर में चोरी करने का प्लान बना रही होती हैं। काफी ऐश उड़ा ली इस घर में, अब हमें यहाँ से अपने काम को अंजाम देकर चले जाना चाहिए। सही कहा, आज रात सारा पैसा चुरा कर इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। इसी तरह तो हम अपने शौकों को पूरा करते हैं। समझ गई ना तुम सब, क्या और कैसे करना है? उन चारों का ये प्लान पंक्ति और सुजाता सुन लेती हैं। इसका मतलब हमारे एक कमरे के ससुराल में आने के बाद ये चारों बहुत सफाई से चोरी भी करेंगे। आज रात मैं इन चारों का पर्दाफाश करके ही रहूंगी अपने पति के सामने। पंक्ति अपनी सास का पूरा सपोर्ट देती है और अपनी सास की चारों सौतन को घर से निकालने की पूरी तैयारी भी कर लेती है। रात को जैसे ही वो चारों कमरे में चोरी करने के लिए जाती हैं, पंक्ति और सुजाता उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेती हैं, जिसके चलते वह उनकी सच्चाई मुकेश के सामने ले आती हैं। सच अपने सामने देख मुकेश को अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत पुलिस को फोन करके उन चारों को गिरफ्तार करवा देता है, जिसके बाद मुकेश अपनी पत्नी सुजाता से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो सुजाता, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम हमेशा से मेरे साथ रही और मुझे खुश रखने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारे रंग रूप की वजह से मैंने तुम्हें इतने सालों तक खुद से इतना दूर रखा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आज से मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जो तुम चाहती थी। मुकेश ऐसा कहकर सुजाता को गले से लगा लेता है। उसके बाद मुकेश अपनी बहू और अपने बेटे के लिए एक नया कमरा बनाता है और उस कमरे में वो अपनी पत्नी सुजाता के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। गायत्री मंदिर में पूजा करके हाथ में पूजा की थाली लिए अपने घर की तरफ जा रही होती है कि तभी उसे रास्ते में कुछ औरतें रोक लेती हैं और रोक कर कहती हैं, अरे गायत्री बहन, कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, बस अभी मंदिर से पूजा करके आई हूँ, अब अपने घर जा रही हूँ। मेरी तीनों घूंघट वाली बहू ने सारा काम करके रखा होगा, अब बस जाकर नाश्ता करूंगी और थोड़ी देर आराम करूंगी। बहुत किस्मत वाली हो बहन, जो तुम्हारी तीनों घूंघट वाली बहू इतनी संस्कारी हैं, वरना तो आजकल की लड़कियां इतनी मॉडर्न होती हैं, उन्हें जरा भी बड़ों का लिहाज करना नहीं आता। अरे ना ना, लिहाज की बात कर रही हो? मेरी तीनों बहू तो बड़ों के सामने अपना घूंघट ही ऊपर नहीं करती, हमेशा घूंघट में रहती हैं। इसी बात की तो मेरी तीनों बहू की तारीफ है। अच्छी बात है भगवान, ऐसी बहू जो है हर किसी को दे, कम से कम किसी का घर तो बस जाए, वरना तो मेरी बहू कोई देख लो, शहर से आई और मेरी नाक में दम करके रखा है। अरे जब देखो किसी ना किसी बात पर कलेश करती रहती है और ऊपर से हर हफ्ते पार्टी क्लब या अपनी किटी पार्टियों में पहुंच जाती है। अरे ऐसी बहू होने से अच्छा होता कि मैं अपने बेटे की शादी ना करवाती। ये कहानी तो हर गांव में घर घर की है, अब क्या ही कर सकते हैं इन मॉडर्न बहुओं का।
अब बहन करना कुछ नहीं है, बस लगाम खींच कर रखनी पड़ती है। अगर सही समय पर सही लगाम पकड़ के रखो तो बहुओं को काबू कर सकते हैं। अब ऐसे मुझे घर जाने के लिए देरी हो रही है तो अब मैं घर निकलती हूँ, बाकी की बातें मैं फिर कभी कर लूंगी। ऐसा कहकर गायत्री वहां से चली जाती है, जिसके बाद वो सीधा अपने घर पहुंचती है, जहां उसकी तीनों घूंघट वाली बहू घर में काम कर रही होती हैं। कोई बर्तन साफ कर रही होती है तो कोई घर की साफ सफाई कर रही होती है, तो वहीं तीसरी गार्डन में फूलों को पानी दे रही होती है। ये देखकर गायत्री को बहुत संतुष्टि होती है और वो सोफे पर बैठकर अपने आप से कहती है, अब तो बस मेरे दोनों बेटे ही रह गए हैं, उनकी शादी और हो जाए, उसके बाद तो मैं गंगा स्नान करने चली जाऊंगी, लेकिन बहू अपनी तीनों घूंघट वाली बहू जैसी ही लेकर आऊंगी। गायत्री ऐसा सोच ही रही होती कि तभी अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है। इस समय कौन दरवाजा खटखटा रहा है? जाओ निशा बहू जरा देख कर आओ, कौन है जो इस समय आया है? कहीं विक्रम और साहिल तो नहीं आए? वो दोनों नैनीताल घूमने गए थे, तुम्हें तो याद ही होगा। लगता तो मुझे भी यही है माँ जी, चलो मैं दरवाजा खोल कर आती हूँ। निशा ऐसा कहने के बाद दरवाजा खोलने पहुंच जाती है। जैसे ही वो दरवाजा खोलती है, वहां विक्रम और साहिल दोनों ही खड़े होते हैं, लेकिन उनके साथ दो मॉडर्न छोटे कपड़े पहनने वाली लड़कियां भी होती हैं, जिन्हें अपने घूंघट के अंदर से देखकर निशा देखती रह जाती है। और तभी वो अपने देवर से कहती है, अरे देवर जी, ये विलायती एंटीक पीस आप कहाँ से उठा कर ले आए? माँ जी ने इन्हें इतने छोटे कपड़ों में देख लिया तो वो तो बेहोशी हो जाएंगी। जाइए पहले इन्हें इनके घर छोड़ आइए और उसके बाद घर के अंदर आना। भाभी जी, अपनी ही देवरानियों को घर से भगा रही हो? क्या आपको अपनी देवरानियां पसंद नहीं आई? भाभी, ये दोनों हमारी पत्नियां हैं, आप इनका स्वागत नहीं करोगी क्या? ये सुनते ही निशा बहुत हैरान रह जाती है और वो फौरन भागते हुए अपनी सास के पास पहुंच जाती है। अपना घूंघट पकड़कर संभालते हुए वो अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप यहाँ बैठी हो, वहां देवर जी अपनी पत्नी के साथ खड़े हैं, दोनों ने शादी कर ली है और गृह प्रवेश करवाने की बात कर रहे हैं, चलो जरा दरवाजे तक चलो। निशा के कहने पर गायत्री हड़बड़ाते हुए उठती है और दरवाजे तक पहुंच जाती है, जहां वो अपनी दो अंग्रेजन बहू को पहली बार देखती है। इतने छोटे कपड़े देखकर गायत्री अपने दोनों बेटों से गुस्से में कहती है, बेटा ये कैसा अनर्थ कर दिया तूने? कहां से लेकर आए हो तुम दोनों इन दोनों लड़कियों को? जहां से भी लाए हो, इन्हें इनके घर छोड़ाओ, इस घर में इनको जगह नहीं मिलने वाली। हम जानते हैं कि हमने बिना बताए आपसे अपनी मर्जी की पसंद की लड़कियों से शादी कर दी, लेकिन अगर हम आपको अपनी पसंद की लड़कियां दिखा देते तो आप उनसे हमारी शादी नहीं करवाती। इसलिए ना चाहते हुए भी हमें अपनी मर्जी से शादी करनी पड़ी, और अब यही हमारी पत्नियां हैं, और अगर हमारी पत्नियों के इस घर में कोई जगह नहीं मिलेगी तो हम भी यहाँ नहीं रहेंगे। साहिल और विक्रम ऐसा कहने के बाद अपनी मॉडर्न पत्नियों के साथ वहां से जाने लगते हैं, लेकिन अपने बेटों को जाते हुए देख गायत्री की ममता उमड़ जाती है और वो अपने दोनों बच्चों को रोक लेती है। अरे रुको रुको, कहीं मत जाओ, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम जिद पर अड़ ही गए हो तो ठीक है, तुम्हारा और तुम्हारी दोनों पत्नियों का इस घर में स्वागत है। ना चाहते हुए भी गायत्री को अपनी दोनों मॉडर्न बहू को घर के अंदर बुलाना पड़ता है। इसके बाद गायत्री के दोनों बेटे तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन उसकी तीनों बहू और वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। पहले दिन से ही दोनों मॉडर्न बहू अपनी ही मर्जी के कपड़े और खाना पीना करती हैं। ये देख गायत्री को अच्छा नहीं लगता है। बहू, क्या तुम अपने ससुराल में ऐसे ही छोटे छोटे कपड़े पहनकर घूमोगी? देखो अपनी जेठानियों से कुछ सीखो, वो कितना लंबा घूंघट करके पूरे घर के काम कर लेती है। सारा टैलेंट इनके अंदर ही भरा हो जैसे। तुम्हें भी साड़ी या सूट तो पहनना ही चाहिए। अब तुम तीनों की शादी जो हो गई है, शादी को हुए अभी एक हफ्ता नहीं हुआ और आपने अपनी तानाशाही दिखानी शुरू कर दी। आपको क्या लगता है आपके बोलने पर हम अपने कपड़े चेंज करके कुछ और पहन लेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब तक मुझे मेरे डैडी ने नहीं बोला तो तुम्हारी कौन सा मैं सुनने वाली हूँ? मेरा जो दिल करेगा मैं वही पहनूंगी। अगर तुम्हें हमें ऐसे देखने में अच्छा नहीं लगता तो एक काम करो, अपनी आंखें बंद कर लो, वही काफी होगा। मैं तो अपनी शॉपिंग करने जा रही हूँ, किसी को मेरे साथ चलना है तो चल पड़ो, वरना यहाँ पर इन तीनों गवार और हमारी बूढ़ी सास के ताने सुनती रहोगी। नायरा के कहने पर खुशबू और प्रियंका भी उसके साथ चली जाती। ये देखकर बेचारी गायत्री को बहुत बुरा लगता है। अब एक तरफ उसकी 3 घूंघट वाली बहू थी
जो घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से लेकर चलती थी, तो वहीं अब उसकी 2 मॉडर्न बहू थीं जो हमेशा अपनी मर्जी ही करना चाहती थी। और इसी के चलते वो दोनों मॉडर्न बहू अपने पतियों को बंटवारे के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती हैं और इसी के चलते वो घर का बंटवारा भी करवा देती हैं। लेकिन बंटवारे में वो दोनों मॉडर्न बहू अपनी तरफ सारा लग्जरी सामान करवा लेती हैं और बेचारी तीनों घूंघट वाली बहू की तरफ कुछ नहीं छोड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप एक दिन नायरा को बहुत तेज बुखार चढ़ जाता है और रात में वो परेशान हो रही होती है। कोई मेरी मदद करो, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। खुशबू, कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे पास आओ। उस दिन घर पर कोई नहीं होता। नायरा की आवाज सुनते ही जैसे ही खुशबू उसके पास आने वाली होती है, उसका पैर सीढ़ियों से फिसल जाता है और वो गिर जाती है। उनके चिल्लाने की आवाज से तीनों घूंघट वाली बहू उनके पास दौड़ी चली आती हैं और उनकी हालत देखकर उन्हें फौरन अस्पताल में एडमिट करवा देती हैं, जहां उनका इलाज होता है। जब उन्हें ये पता चलता है कि उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और वो अपनी सास और अपनी तीनों जेठानियों से माफी मांगती हैं। हमने घर का बंटवारा करवा दिया और इतना कुछ किया, आप लोगों की एक नहीं सुनी, उसके बाद भी आपने हमारी इतनी मदद की। हमें अपनी गलतियों पर शर्मिंदगी है, हमें माफ कर दो। हाँ, मुझे भी अपनी गलती पर पछतावा है, हमें माफ कर दो। तुम दोनों को माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, हमारे लिए इतना ही काफी है। और हाँ, अब जब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है तो तुम्हें अब हमारी बात भी माननी होगी और एक समझदार बहू की तरह अपने ससुराल में रहना होगा। नायरा और खुशबू दोनों ही अपनी सास और देवरानी की बात मान लेती हैं, जिसके बाद वो उनसे साड़ी पहनना सीखती हैं और खाना बनाना और घर को संभालना भी सीखती हैं। इसी के बाद वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।